बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस हार्डी का ग्रेट वर्क जिसका नाम है टेस्ट ऑफ द डी ऑबरविलेस। ये एक ऐसा नावल है जिसे पढ़कर आप हार्डी के फ़ैन हो जाएंगे। और जैसा कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि हार्डी जो है पेसिमिस्ट राइटर है, और मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हार्डी जो है पेसिमिस्ट नहीं है बल्कि वो एक रियलिस्ट राइटर है। तो नावल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस नावल की जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही इससे रिलेटेड हार्डी से रिलेटेड जैसे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हो गया, या इससे रिलेटेड जितने भी मैंने नावल्स पे स्टोरीज वगैरह पे बनाया हुआ है उन सारी वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और पीपीएससी लेक्चर की तैयारी के लिए भी जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनके लिंक भी मैंने दे दिए हैं। हार्डी का जो ये नावल है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी है, और इसके जो ट्विस्ट आते हैं और इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक दहला देने वाली स्टोरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डी की बायोग्राफी, जो कि हम लास्ट जो है वीडियोस में भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम इस नावल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर इसका प्लॉट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जी डिटेल्ड समरी ऑफ टेस्ट ऑफ द डी ऑबरविलेस की, और फिर कैरेक्टर, थीम, स्टाइल और की फैक्ट्स वगैरह भी देखेंगे। तो ये हार्डी का जो नावल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हार्डी मेरा क्योंकि फेवरेट राइटर है और इसका ये नावल भी मेरा फेवरेट ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम थॉमस हार्डी की लाइफ एंड वर्क्स को। तो इसकी लाइफ एंड वर्क्स को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस नावल की स्टोरी को समझना है तो इसके अंदर इतनी ट्विस्ट हैं कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लोग इंटरव्यू में थॉमस हार्डी को एज अ फेवरेट राइटर चूज़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें इस नावल के की फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वो हार्डी के बारे में ज़्यादा अच्छा बोल सकेंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों के बीएस के सिलेबस में है या एमफिल के सिलेबस में है उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो थॉमस हार्डी जो है विक्टोरियन ईरा से बिलोंग करते थे, एंड ही वाज बोर्न इन अपर बुकहैम्पटन नियर डॉचेस्टर इन द साउथ वेसेक्स 1840 में। आप सब जानते हैं ये 1840 में पैदा हुए थे। बाय 1862 ही वाज वर्किंग एंड स्टडीइंग आर्किटेक्चर इन लंदन। ही बिगेन टू राइट पोएट्री एट दिस टाइम एंड ही बिकेम फेमस थैंक्स टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और इन्हें ज़्यादा फेमस किस वजह से हुए थे? इन्होंने जो नावल लिखा था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसका लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो भी एक बहुत ही अच्छा नावल है। ओके, एंड देन हिज सेकंड ग्रेट वर्क वाज द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इस पे भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो आपको मिल जाएगी। देन ही रोट फोर ट्रेजिक नावल्स जिनका नाम है द मेयर ऑफ कैसर ब्रिज, जो है वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड वो भी अपलोड हो चुकी है। द वुडलैंडर्स, टेस्ट ऑफ द डी ऑबरविलेस एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर, इन सब पे भी इंशाल्लाह बन जाएगी जो रह गए हैं, ज्यूड द ऑब्सक्योर लाइक। And Victorian public opinion is scandalized by his novels, and he turned to write poetry. He died in 1928 and was buried in Poets' Corner in Westminster Abbey. ओके, आफ्टर दिस अब हम बात करते हैं नावल के स्ट्रक्चर की। तो नावल का जो स्ट्रक्चर है, टेस्ट ऑफ डी ऑबरविलेस इज नावल फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1891। ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1891 में। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट में पब्लिश हुआ था सीरियलाइज्ड वर्जन में एंड पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर द ग्राफिक। ये भी याद रखिएगा पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ही अहम है, किस तरह से पब्लिश किया गया था, सीरियलाइजेशन में हुआ था और न्यूज़पेपर द ग्राफिक था। देन इट वाज पब्लिश्ड कंप्लीट इन 3 वॉल्यूम्स, और फिर उसके बाद वो कंप्लीटली पब्लिश हुआ था किस तरह से, 3 वॉल्यूम्स में। एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड इन 7 फेजेस। 7 फेजेस कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट वन है द मेडन, मेडन नो मोर, द रफी, द कंसिक्वेंस, द वुमेन पेज, द कन्वर्ट, एंड लास्ट वन इज द फुलफिलमेंट। ओके, आफ्टर दिस हम इसका डिस्कस करेंगे सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये विक्टोरियन ईरा से बिलोंग करता है। विक्टोरियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी स्ट्रिक्ट मोरालिटी। उस टाइम पे स्ट्रिक्ट मोरालिटीज़ थी,
थी, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी मेल और फीमेल के दरमियान उनके जो रिलेशनशिप थे उस तरह के काफ़ी स्ट्रिक्ट मोरालिटीज़ थी उस टाइम पे। वुमेन वाज स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और फादर। वुमेन को हमेशा से ही उस टाइम पे या तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझा जाता था या फिर अपने फादर की प्रॉपर्टी समझा जाता था, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड हर ऑनर वाज टू बी प्रोटेक्टेड until marriage. Also at this time the industrial revolution had changed, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चेंज हुई थी। द इकोनॉमी significantly and even the most rural areas witnessed some kind of mechanization. Hardy reports this technological progress while describing some strange machines such as the reaping machine. अब यहाँ पे ये रीपिंग मशीन दिखाई गई है, जैसा कि इस नॉवल में टेस्ट भी जो है फॉर्म्स वगैरह में काम करेगी इस तरह से, यानी कि मिल्क मेड बन के बजाय की, तो ये सब भी दिखाया गया। इट वॉज अ हॉर्स ड्रॉन मशीन यूज्ड इन रिपिंग ग्रेन एंड typically equipped with a raking device that bends the grain against the cutter bar, then the grain cut was picked up manually. तो यानी हार्डी ने इस तरह से इसे पोर्ट्रे किया। अगर हम अब बात करते हैं यानी इसके प्लॉट की अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 कैरेक्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर हम कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जॉन डर्बीफील्ड जो कि टेस का फादर है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद टेस डर्बीफील्ड यानी उसकी बेटी, ये तो हीरोइन ऑफ द नॉवल है। और फिर एलिक एक कैरेक्टर है जिसने जो है रेप किया है टेस का, वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एंजल जिसे टेस बचपन से ही पसंद करती है, जिससे मोहब्बत करती है, उससे शादी भी करती है, वो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो जॉन डर्बीफील्ड जो है वो जा रहा होता है, क्योंकि ये टेस जो है ये एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इसका माँ बाप जो है वो पुअर हैं, ये 4-5 भाई बहन हैं। और जॉन डर्बीफील्ड जो है वो जा रहा होता है अपना काम वगैरह ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में जो है ना उसे एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम जो है अर्बविलिस फैमिली से जो है बिलोंग करते हो, तुम्हारा जो ख़ानदान था पिछला बहुत ही अच्छा था, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक ही उनमें से बच गए हो। तो उसे तो ये बात वो फूले नहीं समाता कि जी मैं तो वाकई एक अच्छे ख़ानदान का, शहजादों के ख़ानदान का हूँ। तो ये सब जब वो आके वहाँ अभी फिर वो कहता है अभी मैं आप घोड़े पे ऐसे क्यों जाऊँ। इनका एक घोड़ा होता है जिसका नाम होता है प्रिंस, ठीक है, यानी कि वो प्रिंस भी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वो प्रिंस जो है वो इनका घोड़ा होता है जॉन डर्बीफील्ड का, मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड का। और उसने, अब वो कहता है कि मैं जी घोड़े पे क्यों जाऊँ, मैं तो शहजादे के ख़ानदान में से हूँ, मैं तो बग्गी मंगवाऊंगा जी। उसने बग्गी मंगवाई और फिर वो वहाँ से वो घर जाने लगता है। वहाँ पे देखते ही है वो जो है मेड डे डांस होता है, जहाँ पे लड़कियाँ डांस करती हैं वाइट ड्रेसेस में और अपने बालों में रेड कलर की रिबन्स लगाती हैं। वहाँ पे टेस्ट भी होती है, तो वो देखती है कि उसका बाप आ रहा है और फिर वो घर जाते हैं। लेकिन उसका बाप जहाँ यहाँ पे जाके अपनी मिसेस को बताता है कि मैं जो है हम अर्बविलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जब इस बात का पता चलता है टेस की माँ को, तो वो कहती है कि यहाँ पे मैं जानती हूँ कि एक फैमिली है यानी उसका घर है यहाँ कहीं डी अर्बविलिस फैमिली का, तो वहाँ पे क्यों ना हम टेस को वहाँ पे किसी काम के लिए भेज दिया जाए। टेस मदर नोज वेयर वन एंड डी अर्बविलिस फैमिली स्टिल लिव्स एंड टेस सेंड्स टेस टू देम। अब यहाँ पे जो है टेस को जाने का कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी माँ उसे कहती है और उनके लिए खाने के लाले पड़े होते हैं, तो वो कहती है कि तुम वहाँ पे जाओगी, काम करोगी तो ये सब अच्छा रहेगा। लेकिन खैर वहाँ पे जब टेस जाने लगती है तो घर को एक बार पीछे मुड़ के देखती है और फिर वो वहाँ पे चली जाती है। लेकिन जब वहाँ पे जाती है तो एक लड़का मिलता है उसे, जिसका नाम होता है एलिक जो है बेसिकली वो उसी घर का ही है और वो उसे अंदर नहीं जाने देता, उसे यानी सड्यूस करने लग जाता है। अब यहाँ पे टेस की एज जो है वो है 16 बट लुक्स मच ओल्डर। वाइल वर्किंग फॉर डी अर्बविलिस टेस मीट्स एलिक द सन ऑफ मिसेस डी अर्बविलिस, यानी उस फैमिली का जो बेटा है उनसे मिलती है। ही टेक्स एडवांटेज ऑफ हर एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। अब यहाँ पे जो है ये उसे स्ट्रॉबेरी देने लग जाता है, किस करने लग जाता है। ये चीज़ टेस को बुरी लगती है क्योंकि टेस जो है क्रिश्चियनिटी फैमिली से थोड़ा क्योंकि रिलीजियस होती है, तो इस वजह से टेस को ये चीज़ बुरी लगती है। तो वो फिर उसे पहले तो वो चाहती है कि उसे ना बताए कुछ भी, लेकिन फिर क्योंकि वो उसे कहीं किसी से मिलने नहीं देता, तो फिर वो उसे ही बता देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे जो है मिसेस डी अर्बविलिस से मिलने आई हूँ और मैं काम के लिए आई हूँ, काम करने आई हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है। वो तो वो कहता है कि ठीक है जी, हम तुम्हें काम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी जो माँ होती है, क्योंकि अब ये एक और फैक्ट हमारे सामने आता है कि एलिक की और उसकी माँ की आपस में ज़्यादा नहीं बनती होती, और एलिक जो है वो उसे कहता है कि तुम ठीक है, तुम
हम तुम्हें काम पे रखेंगे, लेकिन तुम मेरी माँ के सामने ये बात नहीं बताओगी कि तुम जो है इस फैमिली से बिलोंग करती हो, अरब ब्लड से। लेकिन ये हकीकत में वो वाली अरब ब्लड फैमिली नहीं होती जो कि टेस की माँ समझ रही होती है। और एलिक जो है वो बहुत ही चालाक होता है, क्योंकि वो टेस इतनी खूबसूरत होती है, उसे पसंद आ जाती है, वो फ्लर्टी होता है। फर्स्ट टाइम ही उससे फ्लर्ट इतना कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है वो क्या करता है कि टेस के पेरेंट्स को एक लेटर लिख के भेज देता है कि जी हमने टेस को काम पे रख लिए है और हम इसे बहुत अच्छा पैसा भी देंगे मंथली। तो इस तरह से जो है उसके माँ बाप तो फूले नहीं समाते, यानी उसकी माँ जो है वो ख़ास तौर पर वो फूले नहीं समाती कि हमारा तो जी काम हो गया, हमारी बेटी वहाँ पे काम करेगी, ये सब करेगी। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि टेस जो है बेसिकली, अब क्योंकि टेस को यहाँ वहाँ पे रहना नहीं पसंद होता, और फिर वो जो एलिक की माँ होती है वो भी जो है ख़ास उससे जब टेस उससे मिलती है तो वो काम वगैरह तो करती है, लेकिन एलिक की जो माँ होती है, पहले तो उसके सामने तो टेस को लगता है कि ठीक है जी, उसके सामने चलो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है, लेकिन बाद में टेस को ये बात पता चलती है कि जो एलिक की माँ है वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। अब तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है एलिक से कि अब वो उसकी माँ के सामने भी कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो इस तरह से जो है ना फिर वो टेस वहाँ से वापस घर आने का फैसला करती है, लेकिन घर आने से पहले ही, क्योंकि एलिक लेटर सेंड कर चुका होता है उसके पेरेंट्स को, तो यहाँ पे अब क्या होता है, वो बेचारी जंगलों से ऐसे ही आती है, वो कहते हैं मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, लेकिन स्टिल वो आती है घर। तो उसकी माँ तो बड़ी खुशी से फूलन समाती, लेकिन वो कहती है कि मैं अब वहाँ पे दोबारा काम पे नहीं जा सकती। वो कहते हैं नहीं, वो लड़का अच्छा है और वो तुम्हें भी पसंद भी करता है, हो सकता है वो तुमसे शादी कर ले। हालांकि पहले ही टेस माँ बाप से कह के गई होती है कि मैं काम पे तो जा रही हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी किसी से। तो जो है उसकी माँ क्योंकि थोड़ी उसमें आ जाती है खुशी इसमें, लालच में कि जी अच्छा लड़का है, तुमसे शादी कर लेगा, तुम पसंद भी करता है, ये सब करके। और फिर एलिक उसे लेने भी आ जाता है। जब एलिक उसे लेने आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब एलिक उसे लेने आ गया है, तो वो उसकी माँ कहती है जी तुम जाओ खुशी खुशी, लाजमी उसे तैयार करती है वो फिर दोबारा से एक नज़र फिर से घर पर डालती है और फिर वो उसे ले जाता है। फिर वो रास्ते में दोबारा से उसे सीड्यूस करता है गाड़ी में, फिर से उसे वो फ्लर्ट कर रहा होता है। वो कहता है किस करो, किस करने दो मुझे। वो नहीं मानती किस करने के लिए ना, तो फिर वो गाड़ी को ना तेज़ कर देता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। फिर वो कहती है कि तुम ना गाड़ी की स्पीड कम करो, वो नहीं, वो उल्टा हंसने लग जाता है। इस तरह से जो है ना वो उसे ले जाता है। और रास्ते में अब क्या होता है टेस के साथ, अब जो है हाँ, वो वहाँ पे जो है एक रास्ते में एक जंगल में ऐसे उनका गुज़र होता है, और टेस की जो है वहाँ पे कैप गिर जाती है। तो वो कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे मैं अपनी कैप उठाने दो। तो फिर वो गाड़ी रोकता है, वो कैप उठाती है अपनी, और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। फिर वो उसे लेके जाता है, फिर वो उसे कहता है, फिर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि चलो लाजमी जो है तुम मुझे किस दो, ये सब। वो जब नहीं मानते तो फिर एलिक को गुस्सा आ जाता है, फिर इनके दरमियान बातचीत कम हो जाती है। वो ले जाता है उसे घर, फिर वो वहाँ पे काम करती है, लेकिन फिर वहाँ पे जो है ना पार्टी होती है, यानी मेड डांस वगैरह होता है। तो वो टेस्ट जो है क्योंकि जाने लगती है वहाँ पे, कुछ औरतें और भी जाती हैं लड़कियाँ वगैरह, तो ये उनके साथ चली जाती है। एक रात ऐसा होता है कि जब ये उनके साथ जाती है तो जो डांस होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। तो डांस क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो एलिक सॉरी टेस जो है वो ये कहती है। अब एंजल को तो एक और कैरेक्टर एंजल जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये उसे पसंद करती है, लेकिन वो अब इससे दूर है, और ये फ़िलहाल एलिक के यहाँ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रात को जाएगी पार्टी में, क्योंकि पार्टी में डांस इतना लंबा चलता है और हर किसी को ये औरतों से कहती है कि चलो वापस चलें, तो ये नहीं, कोई भी इसके साथ आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। तो जब इसे ये पता चलता है एंड पे जब डांस स्टॉप होता है, तो इसे कहती है चलो, ये कहती है चलो मैं खुद ही वापस पैदल चली जाती हूँ, क्योंकि सफ़र भी इतना ज़्यादा लंबा होता है और काफ़ी दूर होता है, जंगलों वगैरह के रास्ते में से आना होता है। तो फिर एलिक ही से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। खैर जैसे कैसे करके फिर वो उसके साथ, पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन अब क्या होता है, अब वो उसे फिर से जो है वो उसके साथ फिर से वो राज़ी हो जाती है। लेकिन रास्ते में ना उसे घोड़े पर वो उसे अपने साथ बिठाता है, उसे थोड़ी नींद आ जाती है, नींद आने लगती है। तो नींद में ही अब एलिक जो है उससे उसके कंधे के गिर, यानी अपना हाथ रखता है उसके कंधे पे और बाजू वगैरह में उसे घेर लेता है, लेकिन उसे नींद में ही वो फील कर रही होती है कि एलिक ने उसके ऊपर हाथ रखा है, तो वो उसका हाथ हटा देती है। तो उसके बाद फिर इन दोनों की काफ़ी यानी कि लड़ाई होती है। वो कहती है कि फिर से तुम फ्लर्ट कर रहे हो ये सब। तो वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ ये वो।
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्विस्ट आता है कि फिर वो उसे इतना दूर ले जाता है इसी गुस्से में जंगल में, कि वो कहती है कि लगता है हम रास्ते में मतलब सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। वो जो है काफ़ी दूर यानी लेके जा रहा होता है उसे जंगल में। वो कहता है अब तो काफ़ी दूर आ गए। वो कहती है घर ले चलो। वो कहता है नहीं। तो अब जब ये इतना दूर आ चुके, वो कहती है उतारो जल्दी करो, गाड़ी रोको ये सब। तो ये उतर जाती है वहाँ से। तो वो कहता है ठीक है अब उतरो, अब देखो अगर तुम्हें कोई जगह मिलती है तो जाओ, वापस चली जाओ घर, अब तो इतने दूर आ गए हैं। तो अब क्योंकि ये जो है इतना दूर आ गए हैं तो जंगल में और कुछ नहीं सोचता, इसे जंगल में घूमती रहती है, रोती रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसे नींद आ जाती है, और जब इसे नींद आती है तो एलिक फिर से वहाँ पे आ जाता है और वो इसकी नींद का फ़ायदा उठा के इसका रेप कर देता है। तो सुबह जब उठती है तो एटस को ये चीज़ पता चलती है और फिर वो वापस घर जाती है। तो वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तो देखिए उसकी माँ ने भी उसकी इतनी अच्छी तरबियत नहीं की होती, उसने ये नहीं बताया होता है कि मर्द से बचना किस तरह से है। उसकी माँ ने उसे उल्टा डांटने लग जाती है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ये सब। लेकिन खैर टेस रोती रहती है। और इसी असना में यानी अगस्त का महीना आ जाता है और उसके बाद अब इनके पास खाने के भी लाले पड़े होते हैं। और अब अगस्त का महीना आ गया। अब इसका जो उस रेप की वजह से टेस क्योंकि प्रेग्नेंट हो जाती है, तो यहाँ पे टेस का बच्चा पैदा हो जाता है। जब टेस का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका नाम भी किसी ने डिसाइड नहीं किया होता, नाम वगैरह भी नहीं रखा होता। तो जब नाम वगैरह भी नहीं रखा होता तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद टेस का वो जो बच्चा है वो बीमार हो जाता है। जब टेस का वो बच्चा बीमार हो जाता है तो वो अपने बाप से कहती है कि इसका कोई इलाज वगैरह करें, इसका अभी तक नाम भी नहीं सोचा। और जो लोग जो हैं इधर उधर की सारी औरतें बातें करती हैं टेस पे, वो सब शर्मिंदगी का बायस है। और उसके बाप को क्योंकि अपनी इज्जत प्यारी होती है तो वो उसे कहीं लेकर नहीं जाता। और फिर इसी असना में टेस क्या करती है कि उस बच्चे का खुद ही नाम रख देती है उसका। अब ये भी पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एमसीक्यूज बनता है, ठीक है, कि अब जो बच्चे का नाम था वो क्या था, वो था सारो। वो खुद ही ये नाम सोच लेती है सारो, क्योंकि अब तक टेस को दर्द दुख ही मिले होते हैं तो इसलिए वो उस बच्चे का नाम भी सारो रख लेती है। लेकिन वो बच्चा मर जाता है कुछ दिन तक ऐसे ही, क्योंकि वो बच्चा चला जाता है। तो उसके बाद अब टेस के पास तो कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे एज है टेस की 20 ईयर्स की। और उसके बाद क्योंकि टेस ने जिस बंदे से बचपन में प्यार किया था एंजल, अब उसकी स्टोरी आगे से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से टेस जो है जाने का फ़ैसला कर लेती है कि वो कहीं दूर ही चली जाएगी, कोई काम करेगी। तो फिर वहाँ पे एक ऐड आती है यानी उसके पास कि एक बहुत दूर के किसी इलाके में मिल्क मेड की जॉब ऑफ़र आती है उसके पास। तो वो वहाँ से चली जाती है, रवाना हो जाती है। उसके पास कोई ख़ास कपड़े वगैरह भी नहीं होते। खैर वो ले जाती है वहाँ पे मिल्क मेड की जॉब के लिए। तो वहाँ जब वो जाती है यानी उस फार्म हाउस पे, और वहाँ पे जब लोग उन मालिकों से मिलती है तो वो कहते हैं कि जी तुम्हारे पास कोई तजर्बा भी है इस काम का या नहीं। खैर वो थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह करते हैं तो ये इसे काम पे रख लेते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे जब और बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं तो उनमें एक जो है लड़का भी होता है जो जॉब करता है। इसे पता नहीं होता पहले, और वो लड़कियाँ उस लड़के पे बहुत मरती होती हैं। और वो लड़का और कोई नहीं होता बल्कि वो लड़का एंजल क्लेयर होता है। देयर शी फॉल्स इन लव विद एंजल क्लेयर एंड दे डिसाइड टू मैरी। अब क्योंकि टेस बहुत ही खूबसूरत होती है और वहाँ पे एक बार वे खड़ी होती है, ये देख रही होती है एंजल को पीछे से, उसे नहीं पता होता। और अचानक ही इस कोई चीज़ आती है यानी कोई बिच्छू वगैरह या कोई चीज़ इसके हाथ पे चढ़ जाती है और इसकी चीख निकल जाती है। तो एंजल मुड़ के इसे देखता है और वो जो है इसे वहाँ से बचाता है और उसे भी प्यार हो जाता है। वहाँ पे और बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं इतनी प्यारी प्यारी, वो एंजल पे मरती हैं। लेकिन एंजल जो है वो टेस को लाइक करता है, आपस में ये किस भी करते हैं एक दूसरे को। और इस तरह से अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दफ़ा ये अपनी फेवरेट फिर ये सोचती है कि मेरा तो पास्ट इतना डार्क है, जब एंजल को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो शायद मुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ भी कहती हैं कि टेस तुम तो मतलब गरीब टाइप की हो और एंजल जो है वो इतना अमीर टाइप है। अब एंजल ने वहाँ पे, लेकिन जी सोचने वाली बात यह है कि वो एंजल वो जो अमीर टाइप है वो अमीर घराने का है, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान वहाँ पे जॉब क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे बात ये है कि वो वहाँ पे जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वैसे वो क्रिश्चियन थी
ठीक है। लेकिन उसकी फ़ैमिली जो है वो चाहती थी कि वो हायर स्टडीज़ के लिए जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग। लेकिन वो चाहता है कि मैं फ़िलासफ़ी पढ़ूँ। फ़िलासफ़ी पढ़ रहा होता है, उसका बाप कहता है कि तुम फ़िलासफ़ी क्यों पढ़ते हो? जो हम कहते हो इंजीनियरिंग में जाओ ये सब। वो कहता है मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ूँगा और फिर मैं फार्म हाउस में काम करना चाहता हूँ, एक फार्म बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ से ही इस वजह से वो अपनी फ़ैमिली से लड़ के यानी कि नाराज़ होके उन्हें निकाल दिया होता है। तो ये आता है यहाँ पे, पहले फ़िलासफ़ी की बुक स्टडी करता है, फिर वो बोर हो जाता है, तो फिर इधर फार्म हाउस में ये काम करता है। तो इस वजह से यानी फिर ये बात से पता चलती है कि ऐसे ही ये इस वजह से आया हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए। तो अब जहाँ पे क्या है कि इसे टेस्ट पसंद आ जाती है और ये सोचता है कि इसे शादी करेगा। और एक बार लड़कियां इसे काफ़ी लड़कियों का फेवरेट टॉपिक एंजल था। वो टेस्ट से जब भी बात करती थी, हाँ जी कि तुम्हें तो टेस्ट जो है एंजल पसंद करता है, लेकिन देखो तुम उसके माँ बाप ने तो उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखी होगी ये सब। तो एक बार जो है ये आपस में लड़कियां बैठी होती हैं और कोई लड़की कहती है कि एंजल के माँ बाप ने उसके लिए एक लड़की देखी है जो कि डॉक्टर की बेटी है, पसंद की हुई है। तो ये सब जैसे पता चलता है, ये कहती है अच्छा जब वो अगर वो मुझे प्रपोज़ करेगा तो मैं इसे शादी के लिए इनकार कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे डिज़र्व नहीं करता, मेरा पास्ट इतना डार्क है। तो एंजल को एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। सो ये यही सोचती है और उसके बाद ही ये अपनी फेवरेट जो गाय होती है उसका दूध दो रही होती है, मिल्किंग कर रही होती है। तो एंजल इसे देख रहा होता है, हालांकि इसे पता होता है कि एंजल इसे पीछे से देख रहा है, लेकिन ये नोटिस करती है, लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं करती, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखती। तो उसके बाद एंजल उसके करीब आ जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और किस करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन ये डिले करती है, वो कहती है तुम मुझसे शादी ना करो, मैं ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। इसी तरह से ये बहुत लेट करते रहते हैं। आखिर एक बार उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो कहता है आखिर तुम इतना लेट क्यों करवा जा रही हो? वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं ना अपनी फैमिली के पास जाऊँगा, अब मैं अपने अब्बू लोगों को बताऊँगा, अपनी फैमिली को, कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह से हालांकि वो घर से नाराज़ होकर आया होता है। जब वो घर जाता है तो उसके भाई वगैरह बड़े उससे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बाप तो साफ ज़रे बाप होता है, वो उससे जो है गले लगा लेता है खुशी से और वो हिम्मत करके कह देता है कि मैंने, वो कहता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा तुमने बाकी तो ठीक है, अब चूज़ फील्ड तो अपनी जो तुमने चूज़ कर ली। वो कहता है मैं फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है, हम इतने अमीर हैं, मैं तुम्हारे लिए ज़मीनें ले लूँगा, तुम कर लेना सब कुछ। वो कहता है शादी, वो कहता है शादी हमारा हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुमने ये सब तो अपनी मर्ज़ी से कर लिया, फील्ड तुमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की, अब लड़की हमारी मर्ज़ी से कर लो। वो कहता है कि नहीं, मैंने एक लड़की देख रखी है जिसका नाम है टेस, और वो फार्म में भी मतलब काम वगैरह करेगी मुझे, क्योंकि ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ फार्म वगैरह में भी काम करे, है भी बहुत प्यारी ये सब। तो खैर वो उसे कुछ ज्वेलरी वगैरह देते हैं ख़ानदानी और पैसे वगैरह, खैर वो लेके आ जाता है। अब वो उसके बाप और भाई वगैरह कहते हैं कि चलो ठीक है, हम उस लड़की से मिलवाओ। वो कहता है ठीक है मैं उसे मिलवाऊंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उस लड़की को मिलने के लिए जो है तैयार करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो, एंजल ये चाहता है कि एटलीस्ट वो जब उनसे मिले उसके फादर वगैरह से, तो बहू वाला रवैया तो रखे एटलीस्ट। तो इस वजह से एंजल उससे मिलवाता नहीं है, यानी 2-3 महीने और भी गुजर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। एंजल उससे बताता है, वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते ये सब। तो इस तरह से ये सब चलता रहता है और यहाँ पे आके इनका वेडिंग का टाइम करीब हो जाता है। अब स्टोरी को थोड़ा वाइड अप करते हैं, लेकिन अभी भी ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, एक और ट्विस्ट आता है कि जब इनकी शादी करीब आने लगती है तो इससे भी लड़की को बहुत ही परेशानी होती है टेस को, कि मुझे बताना चाहिए एंजल को कि धोखा ना हो जाए यहाँ पे, कि कहीं से फिर से कोई धोखा ना हो जाए। और एंजल को बाद में जब ऐसा लगेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है तो वो ठीक नहीं समझेगा ये सब। तो वो क्या करती है कि वो एक लेटर लिखती है वेडिंग नाइट से पहले ही, यानी कि वो एक लेटर लिखती है और वो उसके कमरे के डोर से नीचे यानी कि रख देती है। लेकिन वो लेटर क्या होता है कि डोर के अंदर जाने की बजाय, एंजल के पास पहुंचने की बजाय, वो लेटर कहाँ चला जाता है, कारपेट के नीचे चला जाता है और एंजल को पता नहीं चलता। अगले दिन एंजल थोड़ा गुस्से परेशान होता है। टेस को लगता है कि उसने लेटर रीड कर लिया है, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब है कि उसके पास पे उसे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी तरह से इनकी फिर शादी होने लगती है। जब शादी हो जाती है तो इन्हें थोड़ा टाइम दिया जाता है खुद को, ये चाय पी रहे होते हैं। तो वहीं पे एंजल इसे बताता है, इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है कि मैं ऐसे ही गया था इंग्लैंड में
और मेरे दो रातें गुजारी थी मैंने एक एजड औरत के साथ, और यानी कि हो गया था ऐसे इस तरह से, मुझसे गलती हो गई थी, तो लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? तो ये उसे माफ़ कर देती है। फिर इसे लगता है कि अच्छा अगर इसने अपना इसे बता दिया तो क्यों ना मैं भी अपनी सच्चाई बता दूँ। तो ये उसे सब कुछ बता देती है सच सच कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरा रेप हो गया था और बच्चा भी। तो वो हंसता है, इतना ज़ोर से हंसता है, वो कहता है कि उसे लगता है कि ये टेस्ट जो है ये सारी कहानी मजाक कर रही है या फिर टेस्ट पागल हो गई है। इस तरह से वो रात गुजारते हैं और सुबह को जो है उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है एंजल का। ये चीज़ उसे बुरी लगती है। अब यहाँ पे देखिए हार्डी ने एक और पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है कि औरत में इतना ज़र्फ होता है कि वो मर्द के अफेयर को माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द में इतना अफेयर जो है ज़र्फ नहीं है कि बेशक हालांकि देखो टेस्ट जो भी सफ़र कर रही है। और यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ कि यहाँ पे इधर उधर जाने से पहले ही यानी कि टेस के एंजल के घर एलिक के घर मूव करने से पहले इनका जो घोड़ा होता है प्रिंस, वो भी टेस लेके जा रही होती है काम पर, तो वो भी उसकी डेथ हो जाती है, वो घोड़ा भी मर जाता है। और टेस्ट यानी कुछ वहाँ पे लोगों की मदद से घर ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि टेस ने जब सारी स्टोरी बताई है एंजल को, तो एंजल जो है हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है। वो उसे लगता है कि शायद ये टेस्ट जो है मुझसे मजाक कर रही है या फिर टेस्ट पागल हो गई है। तो ऐसे ही 2-3 दिन वो गुजारते हैं कुछ टाइम एक दूसरे के साथ, लेकिन टेस्ट एंजल ने ये नहीं बताया होता कि वाकई वो अब उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। अब एंजल क्या करता है, उससे दूर जाने का फ़ैसला कर लेता है, इंग्लैंड जाने का। अब वो उसे कहता है कि ये लो कुछ पैसे वगैरह ज्वेलरी भी तुम रखो, लेकिन तुम जो है पैसे वगैरह मेरे माँ बाप से कभी भी, अगर तुम्हें मेरे बाद पैसों वगैरह की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे माँ बाप से मत लेने जाना, मैं तुम्हें भिजवाऊँगा थोड़ा बहुत ना, इस तरह से। टेस कहती है ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर टेस जाती है अपने माँ बाप के घर। उसका बाप माँ फोत हो जाता है, और उसकी जब उसकी माँ तो बड़ी खुश होती है कि जी इतनी अच्छी फैमिली में मेरी बेटी की शादी हुई है, लेकिन हकीकत जब ये होती है कि टेस उसे बताती है कि जब मैंने उसे हकीकत बताई है अपने पास के बारे में तो उसने मुझे छोड़ दिया है। तो उसकी माँ उसे फिर से डांटती है कि तुमने अच्छा नहीं किया ये सब, फिर से वो यानी कि फ़कीर हाल में रह रही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार टेस्ट, क्योंकि अब उधर यहाँ से फिर एलिक एक और फैसला करता है। वो कहता है कि मैं जो है ब्राज़ील जाता हूँ। ऑफ़र उसे उसके पास आती है, वो कहता है मैं ब्राज़ील जाता हूँ, यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा। तो वो वहाँ से ही उसी फार्म हाउस से यानी एक लड़के को साथ लेके जाना चाहता है, उसे ले जाता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे टेस्ट से ज़्यादा प्यार करोगी? तो वो लड़की पता उसे क्या जवाब देती है, वो कहती है कि नहीं। क्योंकि वो कहती है कि टेस्ट से अगर तुम अपनी जान भी, उसकी जान भी मांग लो तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी। टेस्ट ने तुमसे इतना प्यार किया है, टेस्ट तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी, और मुझ में इतना हौसला नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो आओ तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं फिर तुम्हें साथ नहीं लेके जाना था चाहता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें साथ लेके गया तो हमारे दरमियान जो है कुछ ना कुछ तो चलेगा ना कोई रिलेशन तो रहेगा। तो बेहतर है कि और धोखा ना हो तुम्हारे साथ, तो वापस चली जाओ। और उसके बाद इधर वहाँ जाके ब्राज़ील में एलेक की हालत ख़राब हो जाती है, बीमार भी होता है और इतना काम भी करना पड़ता है। और इधर टेस की हालत ख़राब होती है। टेस के पास जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सेविंग में थी, जो पैसे वगैरह थे पहले वो भिजवाता था, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गए, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन एक बार उसने सोचा, उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने ससुराल से जाके फादर इन लॉ से पैसे कुछ मांग ले। लेकिन फिर वो उधर भी नहीं जाती। फिर वो एक बार जाती है बड़ी हिम्मत करके, वो कहती है कि अच्छा उधर से जो है ब्राज़ील जाने से पहले जब वो घर जाते हैं एलिक, तो उसके फादर वगैरह कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, हमारी बहू किधर है, तुम उसे तो हमें मिलवा दो। वो कहता है कि अभी वक्त नहीं है सही तुमसे मिलवाने का, आप लोगों से अभी उसे आपसे मिलवाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो फिर वो ब्राज़ील चला जाता है इस तरह से। और टेस अब यहाँ पे क्या करती है कि क्योंकि वो भी काफ़ी परेशान होती है ब्राज़ील उसके जाने के बाद, काफ़ी अर्से बाद। अब वो जाती है कि मैं चलो फादर इन लॉ के पास जाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, पैसे वगैरह कुछ से मांगती हूँ, लेकिन और उन्हें सच्चाई बता देती हूँ कि हमारे दरमियान क्या है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पे उसके फादर इन लॉ वगैरह नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि वो चर्च में है, तो वो वहाँ पे चर्च में जाती है। तो बाहर से ही उससे आवाज़ें आने लगती हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि जिस लड़की के साथ एंजल ने शादी की बहुत ही अजीब लड़की थी, अगर वो इसकी बजाय उस लड़की से शादी कर लेता जिसके साथ हम चाहते थे तो आज एंजल अच्छी हालत में होता, ये सब। तो वो सोचती है कि देखो वो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं ससुराल वाले मतलब अच्छे हैं, एंजल इतना अच्छा है, वो मुझे डिज़र्व नहीं करता, और यहाँ पर ये मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ की जिम्मेदार मैं हूँ। टेस्ट सारी ज़िंदगी अपनी गिल्ट में जीती है कि सब ये हुआ
तो इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ, एंजल के साथ ये हुआ तो इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो वो इसी पछतावे में जी रही होती, हालांकि टेस का इस बारे में कोई भी कसूर नहीं होता। और देखा जाए तो उसके बाद जब वो वापस वहाँ से आने लगती है तो फिर उसे एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अपने गुनाहों का गिल्ट कर रहा होता है, पछता रहा होता है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगती है। वो आवाज़ किसकी होती है? वो आवाज़ होती है एलिक की। अब यहाँ पे देखें एक और ट्विस्ट आया। एलिक फाइंड्स हर अगेन एंड ही परसुएड्स हर टू लिव विद हिम इवन इफ शी इज़ लीगली मैरिड टू एंजल। अब यहाँ पे एलिक की आवाज़ होती है तो वो अटैच आने लगती है, तो उसे पता चलता है कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ है। वो पीछे देखती है तो वो एलिक ही होता है। और एलिक उसे कहता है, वो कहता है चलो मैं छोड़ दिया चर्च, मैं यहाँ पे तुम्हारे मैं अब बहुत बदल गया हूँ टेस, अब तुम मेरे साथ यानी कि चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा फाइनेंशियली। लेकिन टेस नहीं मानती। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे टेस का बाप भी फौत हो गया, इनके पास और भी कुछ नहीं है। फिर वो वहाँ पे एक दफ़ा वो फार्म हाउस में, फिर अब उसकी माँ भी कहती है कि अब जो है एलिक अच्छा इंसान बन गया तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो, तुमसे खुश रखेगा। वो कहती है कि वो ख़ुद को अपने एंजल की अमानत समझती है। वो कहती है कि नहीं, वो इवन कि अपनी ब्यूटी वगैरह बिगाड़ लेती है, अपने आईब्रोज़ वगैरह ख़त्म कर देती है और अपनी ब्यूटी बिगाड़ लेती है, अपना यानी कि हिजाब वगैरह कर लेती है कि लोगों को बदसूरत लगे, कोई उससे अट्रैक्ट ना हो। तो इस तरह से ये सीन क्रिएट करती है। और उसके बाद वो एक बार फार्म हाउस में ऐसे काम कर रही होती है कहीं पे, तो उसके साथ ही उसे पता चलता है कि कोई और भी जो है रीपिंग के काम में शामिल है। तो वहाँ पे वो और कौन होता है? वो एलिक ही होता है। एलिक कहता है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो आखिर तुम, क्योंकि अब इसके बाप के जाने के बाद इनके पास घर तक भी नहीं होता, वो घर भी जो किराए वगैरह पे होता है वो भी सब खत्म हो जाता है। तो फिर ये एक रात चर्च के बाहर ही पड़े होते हैं। तो वहाँ पे फिर से एलिक आ जाता है। वो कहता है आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो। जब ये उधर फार्म हाउस में काम कर रहे हो तो उसके साथ एलिक होता है, तो ये एलिक को थप्पड़ लगाती है बड़े ज़ोर से कि तुम बार बार मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो ये इसलिए भी क्योंकि वो पहले से ही उसकी वजह से इतना सफ़र कर रही थी और उसके बाद फिर एंजल ने भी उसे छोड़ दिया और अब फिर से वो उसकी लाइफ में दोबारा से तंग करने आ गया था। उसे लगा कि अब फिर से ये फ्लर्ट कर रहा है, तो इस वजह से फिर एलिक चला गया था वहाँ से उससे दूर। और फिर जब फादर की डेथ के बाद ये जब वहाँ पे चर्च के बाहर ये रात को चारपाइयाँ वगैरह लगाते हैं तो सोते हैं, तो फिर वहाँ से फिर से लेके जाते हैं। वो कहते हैं आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो, मैं तुम्हें आप फाइनेंशियली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं ले रही। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी माँ भेज देती है टेस को, जैसे कैसे करके वो चली जाती है उसके साथ और जो है वो उनकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प भी करता है। और अब वो उसे ले जाता है अपने घर और उसकी, क्योंकि एलिक की माँ की भी डेथ हो गई है तो वहाँ पे यही है और जिनके घर में रह रहे हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छा यानी कि इसे रखता है, टेस के कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। तो अब टेस अपनी माँ को से कहती है कि तुम अब किसी को मत बताना, चाहे वो एंजल भी वापस क्यों ना आ जाए, तुम उसे ये मत बताना कि मैं एलिक के पास हूँ। तो अब यहाँ पे फिर से ट्विस्ट आ गया कि एलिक जो एंजल था वो वापस आ गया है। तो एंजल जब वापस आता है तो उसे पता चलता है लोगों के हाथों कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है टेस के साथ। तो उसे लगता है कि उसके साथ नहीं होना चाहिए था, वो डिज़र्व नहीं करती थी इतना सब कुछ हकीकत में। तो फिर अब क्या होता है कि वो अब जाता है टेस की माँ के पास, तो उसे कहती है कि नहीं अब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुमने बहुत देर कर दी आने में बेटा। टेस ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, वो बहुत रोई है तुम्हारे पीछे, उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख झेले हैं उसने। मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि टेस ने मुझे मना किया है कि मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगी। वो खैर जैसे कैसे इतनी मिन्नतें करता है तो टेस की माँ उसे बता देती है टेस का जो एड्रेस है। तो फिर जब वो वहाँ पे जाता है टेस से मिलने के लिए, अब यहाँ पे क्या होगा, सडनली एंजल क्लेयर रिटर्न्स बैक एंड ही फाइंड्स हर एट होम विद एलिक। अब यहाँ पे टेस आई हुई है ऐसे मिलने के लिए और वो कहती है कि एंजल एलिक जो है ऊपर सो रहा है और तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, अब तुमने बहुत देर कर दी आने में, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जा सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से चला जाता है और टेस जो है ऊपर चल जाती है। और वहीं पर ही एक ट्विस्ट आता है कि किसी चीज़ की ज़ोर से यानी आवाज़ आती है और टेस जो है जल्दी से भागी जा रही है और वहाँ पे जो मिसेज है उस घर की बड़ी वो देख रही हैं। अब यहाँ पे और ऊपर से खिड़की से ही यानी कि खून के कुछ कतरे भी टिपक रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि टेस ने चाकू से एलिक को मार दिया है। एंजल के जाने के बाद मर्डर हो गया और टेस एंजल के पीछे आ रही है। एंजल को पता चलता है और टेस और एंजल जो हैं खुद एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। एंड टेस मेक्स हिम गो अवे बिकॉज इट वाज टू लेट फॉर स्टेइंग टुगेदर। यहाँ से तो वो चला गया, लेकिन देन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों जब आ गए हैं तो फिर
अब टेस की चेहरे पे कोई पछतावा नहीं है उसे एलिक को मार देने का। उसे इतनी खुशी है कि उसने लाइफ में एंजल ने उसे इससे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि टेस जो है उसे कहती है कि बस अब मेरा मकसद पूरा हो गया। पर अब यानी कि उसे इतनी खुशी है कि वो चाहती है कि बस एंजल के साथ वो यही एक रात गुजार ले, बेशक सुबह तक वो चाहे मरी क्यों ना जाए, उसे कोई दुख नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो अब पूरा हो गया। तो वह कहती है मैंने मार दिया है एलिक को। तो अब यहाँ पे वो किस करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर वो उसे सवाल करती है एंजल से, वो कहती है अगर मैं मर गई तो तुम क्या मेरी बहन से शादी कर लोगे, छोटी से। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ। फिर वो सोचता है, फिर वो कहता है ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों यानी हंसी खुशी बातें करते हैं और सो जाते हैं। जो ही सोते हैं और सुबह उठते हैं, सबसे पहले एंजल उठता है तो वो देखता है कि 4 लोग पुलिस वाले आए हुए हैं टेस को अरेस्ट करने के लिए। देन टेस इज कैप्चर्ड एट स्टोन एज, स्टोन एज पे होते हैं एंड एग्जीक्यूटेड एज मर्डरर। एंजल मैरीज हर यंगर सिस्टर लिजा लू एज टेस विश्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसे गिरफ्तार करने आए हुए हैं। वो कहता है कि ठीक है गिरफ्तार करके ले जाना, लेकिन फ़िलहाल उसे अभी मेरा ख्याल है कि उसे नींद तो पूरी करने दो। तो जैसे ही टेस उठती है तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर उसके जाने के बाद ही जो एंजल है वो शादी कर लेता है। टेस की विश थी जैसा कि उसकी सिस्टर छोटी लिजा लू से, वो उससे शादी कर लेता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और वो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है कि सामने देखता है कि आसमान पर एक काले बादल की तरह से छुट होता है। यानी कि वो यहाँ पे इस चीज़ का सीन है कि टेस को फांसी दी जा चुकी होती है। किस चीज़ की? कि उसने एलिक का मर्डर किया था। तो ये थी इस टेस की स्टोरी, जो कि इतने ट्विस्ट है और हार्डी ने इतने पॉइंट्स हमें दिखाए कि किस तरह से एक औरत सफ़र करती है और किस तरह से एक मर्द जो है सफ़र करता है, और दोनों के सफ़र करने में कितना डिफरेंस है। औरत के पास इतना ज़र्फ़ होता है कि वो मर्द की जो खामियां हैं उन्हें माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के पास इतना ज़र्फ़ नहीं है कि वो औरत को माफ़ कर सके, और फिर वो बहुत देर कर देता है आने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर कैरेक्टर की। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर कैरेक्टर टेस की, डियर बेविलस। टेस जो है ये सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवेल का। हार्डी ने इसे हीरोइन पोर्ट्रे किया है। उसका नाम फॉर्मली थेरेसा रिकाज सेंट टेरेसा ऑफ एविला, अनदर मार्टायर हुज बीन ऑफ ए हाई रियलिटी कॉस्ट हर लाइफ। इन पार्ट टेस्ट रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग रोल ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क्स। टेस्ट जो है रिप्रेजेंट करती है एग्रीकल्चरल वर्क का चेंजिंग रोल इंग्लैंड में लेट 19th सेंचुरी में। बियॉन्ड हर सोशल सिम्बोलिज्म, उसके सोशल सिंबलिज्म के पीछे अगर देखा जाए, टेस रिप्रेजेंट्स फॉलन ह्यूमैनिटी इन अ रिलीजियस सेंस। शी इज़ द मिथ ऑफ द ह्यूमंस हु सफ़र फॉर क्राइम्स दैट आर नॉट देयर ओन। यानी ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है टेस जो लोग सफ़र करते हैं क्राइम्स की वजह से, जो कि उनके अपने भी नहीं होते, दूसरों के क्राइम्स किए गए वो सफ़र करते हैं। उसके बाद है जी एंजल क्लेयर का कैरेक्टर। द सन ऑफ अ पार्सन, ये एक प्रीस्ट का बेटा है, एंड द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स। ही डज नॉट एंटर कॉलेज डिस्पाइट हिज सुपीरियर इंटेलेक्ट। वो नहीं जाता क्योंकि वो चाहता है कि वो फार्मिंग में जाए, ये सब करे। ही वॉन्ट्स टू स्टडी एग्रीकल्चर सो दैट ही माइट बिकम अ फार्मर। एंजल क्लेयर इज nevertheless dogmatic and stubborn. He has a deeply theoretical mindset. उसका theoretical mindset है, वो philosophy रीड करता है। It is this quality that makes him reject Tess when he learns she is a fallen woman. जब उसे पता चलता है कि वो एक fallen woman है तो उसे accept नहीं कर पाता, because that contradicts his idealistic view of her. उसके बाद एलेक्स स्टोक्स का कैरेक्टर दिखाया गया जिसने रेप किया है टेस का। द सोफिस्टिकेटेड है अर्बन सन ऑफ द ब्लाइंड मिसेस स्टोक, डियर बेविलिस है। एंड एलिक इज rapacious and of possessive, believing that his status in society and his financial situation give him the power to possess and control Tess after he gives her a job caring for his mother's chickens. Alec is a hedonistic dandy, but after seducing Tess he becomes Christian भी बन जाता है for a while, but when he sees Tess once more he is obsessed by her another time. अब अगर हम यहाँ पे बात करें स्टाइल की, तो हार्डी का जो स्टाइल है वो सिंपल है। ही डिस्क्राइब्स द सीनरी इन ग्रेट डिटेल्स विद अ साइमेटिक टेक्निक यूज़ की है उसने। मोर ओवर थैंक्स टू द यूज़ ऑफ द डायलैक्ट ही कैन इंक्रीज द रियलिज्म ऑफ हिज नॉवेल। रियलिज्म उसने दिखाया। ये आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्टोरीज होती रही हैं। नरेटर की अगर हम बात करें तो हार्डी यूजेस द
sympathetic inside view, that is to say he is an internal narrator that describes the facts through the eyes of some character, in this case Tess, Angel, Claire and एलिक। और इसमें कुछ क्यूरियोसिटीज़ दिखाई गई हैं। क्यूरियोसिटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसा कि द मेडे डांस है, इट इज़ पेगन रिचुअल सेलिब्रेटिंग द फर्टिलिटी ऑफ नेचर, वोमेन डांस इन सर्कल्स, इसमें औरतें जो हैं डांस करती हैं सर्कल में, वियरिंग वाइट ड्रेसेस यानी कि वाइट ड्रेसेस पहनती हैं और फिर उनके हेयर जो होते हैं रेड रिबन्स एंड फ्लावर्स से कवर किए होते हैं। टेस एंड एंजल क्लेयर फर्स्ट मेट एट द मेडे डांस, एंजल डांस्ड विद ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट टेस। चैप्टर 2 की बात हो रही है ये। उसके बाद स्टोन एज अकॉर्डिंग टू हार्डी वाज अ पेगन सेक्रिफिशियल ऑल्टर, हेयर टेस इज कैप्चर्ड बाय पुलिस, यानी एट द एंड जहाँ पे एंजल और टेस जाते हैं और वहाँ पे टेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बट एज अ हीरोइन हु एक्सेप्ट्स हर डेस्टिनी। एट स्टोन एज टेस एंड हर लवर एंजल क्लेयर कैन स्टे टुगेदर फॉर द लास्ट टाइम। बस यहाँ पे फिर जो है प्रोड्यूसर रोमन पोलांस्की हैड मेड अप अ फिल्म इंस्पायर्ड टू हार्डीज नॉवेल। मोर ओवर देयर आर 2 सीरीज ऑफ द BBC अबाउट टेस मिसफॉर्चून्स। ये थी टेस की स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी लगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये नावल की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, FPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है और BS या MPhil के सिलेबस के लिए भी बहुत अहम है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है और हार्डी एज अ फेवरेट राइटर चूज जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये इसे बहुत सारे पॉइंट्स बताती है स्टोरी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।